हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट लेसन की, लेसन नंबर 7, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन आप ऐसे समझिए कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा है 6 के लेसन में कि पादपों के अंदर जल अवशोषण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, मतलब पादप जल अवशोषित किस प्रकार से करता है। तो पीछे हमने देखा कि पादप जल अवशोषण व रसारोहण के द्वारा क्या करता है, जल को ग्रहण करता है मृदा से, और उस जल को ग्रहण करने की जो मात्रा होती है वो पादप की आवश्यकता से क्या होती है, अधिक होती है। जैसे पादप जब जल अवशोषण की क्रिया करता है तो उस समय जब जितने जल का अवशोषण किया जाता है वो जो जल होता है वो पादप की आवश्यकता से अधिक होता है। तो पादप क्या करता है, उस जल को क्या करता है, अपने शरीर से क्या करता है, वाष्प के रूप में बाहर निकालता है। तो उसी समय कौन सी क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगर हम वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा देखें तो पादप के, देखिए, पादप के वायव भागों द्वारा, पादप के वायव भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखिए, दोबारा देखिए, पादप के वायव भागों द्वारा, वायव भाग मतलब वह भाग जो भूमि से क्या है, ऊपर है। इसका मतलब पादपों के अंदर जड़ के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। या फिर आप इसकी परिभाषा कई प्रकार से बना सकते हैं। एक प्रकार ऐसे भी है कि पादप के वायव भागों द्वारा अतिरिक्त जल की मात्रा को, पादप के वायव भागों द्वारा अतिरिक्त जल की मात्रा को, आप यहाँ लिख दिए चाहे, अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में, किसके रूप में, वाष्प के रूप में क्या करना, उत्सर्जन करना, क्या कहलाता है, अपना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये है अपनी वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा कि पादप के अंदर जो आवश्यक जल आ जाता है, कुछ जल तो पादप क्या कर लेता है, अपने कार्य में क्या कर लेता है, उपयोग में ले लेता है, बाकी जो जल होता है उसको क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। तो पादप के वायु भागों द्वारा अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जन करना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये था अपना वाष्पोत्सर्जन। और एक बात ध्यान में रखना, जड़ के द्वारा कभी भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। जड़ से ऊपर जितने भाग है, तना, स्तंभ, पत्तियां, ये जितने भाग है, इनके द्वारा क्या होगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। अब देखिए, वाष्पोत्सर्जन जो होता है अपना, वाष्पोत्सर्जन पौधे के मूल के अतिरिक्त 3 भागों के द्वारा होता है, और इसको हम बांटते हैं 3 भागों के अंदर। पहला होता है अपना रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा होता है अपना उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तीसरा होता है अपना वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, तीसरा होता है वातरंध्रीय। मतलब पादप में जिन भागों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है उसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है अपना वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पहला हम देखते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के अंदर क्या होता है कि पादप के अंदर मुख्य जो वाष्पोत्सर्जी अंग होता है वो क्या होती है, पत्तियां होती है। क्या होती है, पत्तियां। और पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं भाई, रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो पादपों के अंदर पत्तियों के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। मतलब पत्तियों के अंदर जो रंध्र उपस्थित होते हैं उनके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अपनी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जितने जल की हानि पादप के अंदर होती है या जितना जल पादप उत्सर्जित करता है उसकी मात्रा होती है 50 से 95%। 50 से 95% जो जल होता है वो उसको
रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, वाष्प में बदल दिया जाता है। तो ये था अपना पहला रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अपना उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन ये पाया जाता है आपके मरुस्थलीय पादपों में। किसमें पाया जाता है, मरुस्थलीय पादपों में पाया जाता है। अब देखिए उपत्वचीय मतलब क्या होता है, क्यूटिकल। आपने पढ़ा है मरुस्थलीय पादपों के अंदर पत्तियों के सतह के ऊपर एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, उपत्वचा या क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो मरुस्थलीय पादपों में जैसे हम ये पत्ती की संरचना देखते हैं तो पत्ती की जो ऊपरी अधिचरम निचली अधिचरम होती है उन पर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। परंतु आपने पीछे देखा कि जो क्यूटिकल होती है वो जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। तो आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ से तो वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं, परंतु इनके अंदर क्या होता है कि जिस स्थान पर क्यूटिकल पाई जाती है कई स्थानों के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो क्या होती है, पतली होती है या कहीं से टूटी हुई होती है। मतलब जैसे मान लीजिए क्यूटिकल की मोटाई यहाँ पर तो इतनी है और कई स्थानों पर ये क्या होती है, पतली परत के रूप में पाई जाती है और कई स्थानों पर क्या होती है, टूटी हुई होती है। तो उस टूटे हुए स्थान से या उस पतली लेयर के स्थान से जल का क्या होता है, वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। तो ये क्या कहलाता है, अपना उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और जो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी जो जल के द्वारा जल की हानि होती है वो होती है अपनी 3 से 10%। 3 से 10% जल का क्या किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है अपना वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के अंदर हम क्या देखते हैं कि पादप का जो तना होता है वह जो फल होते हैं इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभी वातरंध्र कहते हैं। और जल की हानि अगर तने या फल के अंदर, स्तंभ या फल के अंदर किनके द्वारा होती है, वातरंध्रों के द्वारा होती है या सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा होती है, तो ऐसा वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है, अपना वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और इसके द्वारा जो जल की हानि होती है वो होती है 0.1%। ठीक है भाई। तो ये थे अपने वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। किसके प्रकार है अभी, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और तीसरा है अपना वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय रंध्रों के द्वारा होगा, किसके अंदर, पत्तियों के अंदर। उपत्वचीय पत्तियों के ऊपर जो क्यूटिकल पाई जाती है वो कुछ स्थान पर टूटी होती है, उससे भी कुछ मात्रा जल के रूप में क्या होती है, हानि होती है, वाष्प के रूप में बदलती है। वो होता है 3 से 10% मरुस्थलीय पादपों के अंदर। और वातरंध्री के अंदर जो पादप के तना व फल होते हैं इनके अंदर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वातरंध्र। और इनके द्वारा 0.1% जो पादप के अंदर जो जल होता है उसको वाष्प के रूप में बदला जाता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि हम यहाँ पर मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे, क्योंकि जो अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो किसके द्वारा हो रही है भाई, रंध्रों के द्वारा। तो हम बात करेंगे इस लेसन में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की। तो पत्ती के अंदर जो रंध्र उपस्थित होते हैं उनके आधार पर भी जो वाष्पोत्सर्जन है पत्तियों के अंदर कई प्रकार से होता है। देखिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के अंदर हमें रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के अंदर हमें पहले क्या देखनी होती है, पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो पत्ती होती है उसकी जो ऊपरी व निचली जो चरम होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। इसे भी हम क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा कहेंगे। और इसके बीच में क्या पाया जाता है, मीजोफिल उत्तक पाया जाता है, या इसे हम कहते हैं पर्ण मध्योतक। इसे हम क्या कहते हैं, पर्ण मध्योतक। इसे हम क्या कहते हैं भी, पर्ण मध्योतक। जैसे मान लीजिए अपनी पत्ती है और पत्ती की ये जो ऊपरी सतह है ये क्या है, ऊपरी अधिचरम, और ये जो निचली सतह है वो क्या है, निचली अधिचरम। और इनके बीच में क्या पाया जाता है, पर्ण मध्योतक या मीजोफिल। अब ये जो बाह्य त्वचा होती है दोनों ऊपरी व निचली, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इनके द्वारा क्या होता है, पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये थी अपनी पत्ती की संरचना। अब कई पादपों के अंदर, पत्तियों के अंदर तो ऊपर की ओर रंध्र पाए जाते हैं, कई में नीचे की ओर रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, और कईयों में दोनों सतहों पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो इससे हम आगे देखते हैं
कि पत्ती की बाह्य त्वचा के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर रंध्रों की स्थिति के आधार पर वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है। तो देखिए, पत्ती की जो बाह्य त्वचा होती है, उस बाह्य त्वचा के ऊपर रंध्रों की स्थिति के आधार पर जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कितने प्रकार से होता है। पहला है अपना अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन, इसे हम क्या कहेंगे, अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन। दूसरा होता है अपना उभयरंध्री, दूसरा होता है उभयरंध्री वाष्पोत्सर्जन। तीसरा होता है अपना अधिरंध्री वाष्पोत्सर्जन, अधिरंध्री वाष्पोत्सर्जन। हम देखते हैं कि पादपों के अंदर रंध्र की उपस्थिति के आधार पर जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है अधोरंध्री, दूसरा है उभयरंध्री, तीसरा है अधिरंध्री वाष्पोत्सर्जन। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन, जैसा कि नाम से ही पता है, अधोरंध्री कहाँ की तरफ भाई, नीचे की तरफ क्या पाए जाएंगे, रंध्र पाए जाएंगे। किसके अंदर, पत्ती के अंदर। अगर रंध्र कहाँ स्थित हो भाई, निचली अधिचरम पर। रंध्र कहाँ पर स्थित हो, निचली अधिचरम पर उपस्थित हो तो इसे हम क्या कहते हैं, अधिरंध्री वाष्पोत्सर्जन। मतलब ये जो अपनी पर्ण होती है, पर्ण की अगर निचली सतह के ऊपर क्या है, रंध्र उपस्थित है। देख रहे थे भी, जो अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें रंध्र कहाँ पर पाया जाता है, पत्ती की निचली सतह पर। कहाँ पर पाया जाता है, पत्ती की निचली सतह पर पाया जाता है। तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन। मतलब और ये पाया जाता है द्विबीजपत्री पादपों में। द्विबीजपत्री पादपों के अंदर किस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है, अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पत्ती होती है उसकी निचली सतह पर ये रंध्र पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर रंध्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम सेब व संतरा। सेब व संतरा, इनके जो पादप होते हैं, इन पत्तियों के अंदर निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर रंध्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, अधोरंध्री वाष्पोत्सर्जन। इसे हम सेब प्रकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेब प्रकार वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अपना उभयरंध्री वाष्पोत्सर्जन। उभयरंध्री वाष्पोत्सर्जन, जैसे नाम से पता है कि पत्ती की दोनों सतह पर, मतलब ऊपरी अधिचरम व निचली अधिचरम दोनों पर क्या होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। दोनों सतहों पर क्या होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, उभयरंध्री वाष्पोत्सर्जन। इसका एग्जाम्पल हो गया एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप, एक बीजपत्री पादपों के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, दोनों सतहों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मक्का व जई। क्या है इसका, मक्का व जई। इससे हम क्या कहते हैं, जई प्रकार भी कहते हैं। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन हम क्या कहते हैं, जई प्रकार। मतलब पत्ती की दोनों सतह पर क्या पाए जाए, रंध्र पाए जाए, तो दोनों से ही क्या हो, वाष्पोत्सर्जन हो। तीसरा है अपना अधिरंध्री। अधिरंध्री, जैसे नाम से ही पता है, कहाँ पर पाए जाएंगे रंध्र, पत्ती की ऊपरी सतह पर पाए जाएंगे। जैसे पत्ती की ऊपरी अधिचरम व निचली अधिचरम, तो कौन सी सतह पर रंध्र पाए जाएंगे, ऊपरी अधिचरम पर क्या पाए जाएंगे, रंध्र पाए जाएंगे। निचली अधिचरम पर इसमें रंध्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। निचली अधिचरम पर इस पर रंध्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, अधिरंध्री। ये जो रंध्र प्रकार है वो किस में पाए जाते हैं, जलोदविद पादपों में। जलोदविद पादपों के अंदर ये प्रकार पाया जाता है। कौन सा, अधिरंध्री वाला। एग्जाम्पल है इसका वाटर लिली। वाटर लिली। और इसके अंदर क्या होता है भाई कि जो अधिरंध्री है उसे हम कहते हैं कुमुदनी प्रकार। कुमुदनी प्रकार वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। तो ये थे अपने रंध्र की स्थिति के आधार पर वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। ये भी पत्तियों के अंदर रंध्र कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, तो हमने देखा पहला अधोरंध्री कहाँ पर पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादपों की जो पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर ही क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, अधोरंध्री। उभयरंध्री, जब पत्ती की दोनों सतहों पर, ऊपरी अधिचरम व निचली अधिचरम दोनों पर क्या पाए जाए, रंध्र पाए जाए। एग्जाम्पल एक बीजपत्री। अब देखते हैं अधिरंध्री, मतलब पत्ती की सिर्फ ऊपरी सतह पर ही क्या पाए जाए, रंध्र पाए जाए। एग्जाम्पल है जलोदविद पादप, वाटर लिली। अब हम आगे देखते हैं रंध्र की संरचना। रंध्र किस प्रकार का दिखाई देता है पत्तियों के अंदर।
तो रंध्र की संरचना के अंदर हम देखते हैं कि जो रंध्र होता है उसकी संरचना को हम इस प्रकार से देखें कि इसके अंदर दो तो क्या पाई जाती है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, जो रंध्र को ढकने का क्या करती है, कार्य करती है। दो इसमें क्या पाई जाती है, द्वार कोशिकाएं। ठीक है भाई। और ये साइड में अपनी हो गई सहायक कोशिकाएं। यह अपनी रंध्र की संरचना, रंध्र की संरचना चित्र है। अब इसका नाम देखते हैं। अभी जो पत्ती होती है उसकी आप ऊपरी अधिचरण, 11वीं क्लास में आप पत्ती की संरचना पढ़ चुके हो, तो उसके अंदर जैसे आपको ये अधिचरण है, इस अधिचरण के अंदर बीच में आपको क्या दिखाई देते हैं, कई स्थान पर रंध्र दिखाई देते हैं इस प्रकार से। इसमें यहाँ पर आपको क्या दिखाई देते हैं, पोर दिखाई देते हैं या रंध्र दिखाई देते हैं। तो इस रंध्र की संरचना को हम क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। तो रंध्र हमको इस प्रकार का दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो रंध्र होता है, रंध्र जिन कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है उन कोशिकाओं को, देखिए जो वर्गाकार जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है दो, इनको हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका। ये जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका। ठीक है भाई। नेक्स्ट, द्वार कोशिकाओं या जो वृक्क के समान जो संरचना दिखाई रही है कौन सी होगी, द्वार कोशिकाएं। और द्वार कोशिकाओं के साथ में जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है इनको हम कहते हैं सहायक कोशिका। इनको हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं। ठीक है भाई। ये क्या है, सहायक कोशिकाएं, इन्हें हम कहते हैं अधिचर्मी कोशिकाएं, क्योंकि रंध्र होता है, रंध्र के पास में कौन सी कोशिकाएं स्थित होती है, अधिचर्मी। तो आप इन्हें सहायक कोशिका या क्या कह सकते हैं, अधिचर्मी कोशिकाएं। अब जो वृक्क होता है, जो वृक्काकार ये जो द्वार कोशिकाएं होती है वो एक छिद्र को घेरे रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो ये अपनी पूरी रंध्र की क्या है, संरचना है। इसके अंदर हम देखते हैं, पहला रंध्र को घेरने वाली या छिद्र को घेरने वाली दो कोशिकाएं होती है, वो होती है द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं। ये क्या कार्य करती है, रंध्र के खुलने व बंद होने में सहायक होती है। ये क्या होती है, खुलने व बंद होने में क्या होती है, सहायक होती है। और इसके अंदर द्वार कोशिकाओं की जब आप संरचना देखते हो तो द्वार जो कोशिकाएं होती है उस द्वार कोशिकाओं में आपको दो भित्ति दिखाई दे रही है। एक भित्ति तो आपको दिखाई दे रही है अंदर की तरफ, एक भित्ति आपको कहाँ की तरफ दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ दोनों की। और एक भित्ति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, बाहर की तरफ। ये क्या हो गई, अपनी बाहरी भित्ति। ये क्या है, अपनी बाहरी भित्ति है रंध्र की। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो रंध्र की जो आंतरिक भित्ति होती है, ये वाली जो छिद्र को घेरे हुए है, ये क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। ये क्या, उसमें क्या पाई जाती है, थोड़ी थिकनेस पाई जाती है, मतलब ये थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है। और जो अपनी बाह्य जो कोशिकाएं होती है, बाह्य भित्ति होती है रंध्र की, वो क्या होती है, थोड़ी पतली होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि पतली होने के कारण, मतलब जो रंध्र की बाह्य भित्ति पतली होने के कारण ये रंध्र के खुलने में, आसानी से खुलने में क्या होती है, सहायक होती है। इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए इसके अंदर जल प्रवेश करेगा, आगे हम पढ़ेंगे कि भी रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया। तो इसके अंदर जल जब प्रवेश करेगा तो सीधी सी बात है, कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो इसकी भित्ति पर क्या लगता है, दाब लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं। उस भित्ति दाब के कारण ये जो भित्ति होती है आसानी से क्या हो जाती है, पीछे की तरफ खिसक जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ये था अपना रंध्रों के खुलने में सहायक। अब हम देखें, जब रंध्र बंद अवस्था में होंगे तो रंध्र किस प्रकार का होगा, बंद अवस्था के अंदर रंध्र आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कि दोनों भित्तियां आपस में क्या हो जाती है, ये आकर सट जाती है। जब कोशिका क्या हो जाती है, पिचक जाती है, तब कोशिका जब पिचक जाती है तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, बंद दिखाई देगा। मतलब जब जल कोशिकाओं से, द्वार कोशिकाओं से बाहर निकल जाएगा तो कोशिकाएं क्या होगी भाई, पिचक जाएगी। और पिचक जाने से रंध्र क्या हो जाएगा,
बंद हो जाएगा, क्योंकि बाह्य भित्ति पर जब दाब लगता है तो ये आंतरिक भित्ति को भी अपनी तरफ खींचती है और इधर वाली भी अपनी तरफ खींचती है, जिससे रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। परंतु जल बाहर निकलेगा तो ये सिकुड़ेगी, सिकुड़ने से रंध्र अपना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये थी अपनी रंध्र की संरचना। ये भी पादपों के अंदर रंध्र की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, और इसी संरचना के द्वारा पादपों में अधिकतर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होती है, रंध्र किस प्रकार से खुलते या बंद होते हैं, पहले हम देखते हैं रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया, क्योंकि रंध्र जब तक खुलेगा नहीं तब तक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो पादप का जो अतिरिक्त जल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो रंध्र के खुलने के लिए कई प्रकार के क्या दिए गए थे, सिद्धांत दिए गए थे। रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया के लिए कई प्रकार के क्या दिए गए थे, सिद्धांत दिए गए थे। उन सिद्धांतों को हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं रंध्र की गति की क्रिया विधि, मतलब रंध्रों के खुलने व बंद होने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, रंध्र गति कहलाती है। और इनके खुलने व बंद होने की क्रिया किस प्रकार से होती है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के क्या दिए गए, वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिए गए। उन्होंने बताया कि भी रंध्र इस प्रकार से खुलता है, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत थे। तो शुरुआती जो मत आता है वो अपना मांड-सर्करा परिकल्पना। मांड-सर्करा परिकल्पना के अंदर ये जो परिकल्पना है वो दी थी J.D. सायरे ने, J.D. सायरे ने दी थी। J.D. सायरे ने क्या बताया कि जो रंध्र होते हैं, देखिए हमने पीछे रंध्र की संरचना की बात करी है, कि जो रंध्र होते हैं उनके अंदर, पत्तियों के अंदर दिन के समय क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। आपको पता ही है प्रकाश संश्लेषण की, दिन के समय क्या होती है, पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का। इतना तो आपको पता ही है, प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है, CO2 का उपयोग किया जाता है। और CO2 उपयोग होगी तो जाहिर सी बात है पत्ती के अंदर CO2 की मात्रा क्या होगी भाई, कम होगी। तो इन्होंने क्या बताया कि दिन के समय जो पत्ती की जो रंध्र की गुहा होती है, भाई यहाँ पर रंध्र पाया जाए तो रंध्र के नीचे एक प्रकार की क्या है, गुहा है। तो इस गुहा के अंदर क्या होती है, CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिन के समय CO2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आती रहती है। और CO2 की मात्रा कम होने से इसमें pH की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अंदर pH की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब ये क्या हो जाता है, क्षारीय प्रकृति का। pH की मात्रा बढ़ने से एक एंजाइम पाया जाता है फॉस्फोराइलेज। ये जो एंजाइम है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ध्यान देना, दिन के समय रंध्र की गुहा में CO2 की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, pH की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब जो ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर भी क्या हो गई, CO2 की मात्रा कम हो गई, क्योंकि कोशिकाएं भी क्या करती है, CO2 का उपयोग करती है। तो निरंतर उपयोग से कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होती रहती है और pH की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। अब pH की मात्रा बढ़ने से कौन सा एंजाइम सक्रिय हुआ, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। और ये जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होने के कारण जो मांड होती है या जो स्टार्च होती है, मांड या स्टार्च, आपको पता ही है पादपों के अंदर भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है, मांड या स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। और या जो मांड या जो स्टार्च होता है वो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। तो इसके अंदर हम देखिए कि जो मांड या जो स्टार्च होती है, ये जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है, ये इसको किस में बदल देता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किस में बदल देता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है। कौन, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। किसको, मांड या स्टार्च को। अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील। और स्टार्च क्या होती है, अघुलनशील। आपने पढ़ा है ये 11th क्लास में। जो स्टार्च होती है वो क्या होती है, अपनी अघुलनशील होती है। अब देखिए, क्योंकि जो द्वार कोशिकाएं हैं उसके अंदर किसका निर्माण हो गया, स्टार्च से, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। किसका निर्माण हो गया है, द्वार कोशिकाओं में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। और ये जल के अंदर घुल जाएगा।
प्लस कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है, जल। तो जल के अंदर घुलेगा, तो जल के अंदर घुलने से ये जो कोशिकाएं हैं इसकी जो सांद्रता है, रस की जो कोशिका रस की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपको पता ही है विलायक के अंदर जब विलय घुलना प्रारंभ होता है तो उस जो रस होता है उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से जब तक स्टार्च था, स्टार्च तो जल में घुलता नहीं है इसलिए सांद्रता क्या थी, कम थी। पर जैसे ही स्टार्च किस में परिवर्तित होना शुरू हो गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, और जल में घुल गया, जल में घुलने से जो द्वार कोशिका थी इसकी सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। और सांद्रता बढ़ने पर आपको पता ही है क्या बढ़ता है, डीपीडी का मान बढ़ता है, विसरण दाब न्यूनता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपने पढ़ा है विसरण दाब न्यूनता क्या होती है कि विलायक की तुलना में विलयन के विसरण दाब में कमी। मतलब यहाँ पर पहले क्या था, विलायक, और विलायक के अंदर हमने क्या मिला दिया, विलय, और विलय मिलाने से क्या होता है, डीपीडी का मान बढ़ता है। तो सांद्रता बढ़ी तो किसका मान बढ़ गया, डीपीडी का। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जो सहायक कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं, इनके अंदर क्या उपस्थित है भाई, जल उपस्थित है। क्या उपस्थित है, इनके अंदर जल उपस्थित है। तो यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है परंतु द्वार कोशिकाओं में जल की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो अतिरिक्त जो जल होता है वो सहायक कोशिकाओं से किस में प्रवेश कर जाता है, द्वार कोशिकाओं में क्या करता है, प्रवेश करता है। और द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करने के कारण, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करने के कारण आपको पता है ये क्या होगा, फूलेगी, और फूलने से इसकी बाह्य भित्ति पर क्या लगेगा, दाब लगेगा, और बाह्य भित्ति पर दाब लगेगा तो रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ये किसने बताया था, जेडी सायरे ने। तो ये थी रंध्र के खुलने की क्रिया। क्या थी, खुलने की क्रिया। किस प्रकार से खुलेगा, दिन के समय CO2 की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। CO2 की मात्रा कम होने से कोशिकाओं में पीएच के मान क्या हो गया, बढ़ गया, और बढ़े हुए पीएच के मान के ऊपर फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या हुआ, सक्रिय है। इस फॉस्फोराइलेज एंजाइम ने जो स्टार्च है उसको किस में बदला, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जल में घुलकर कोशिका रस की सांद्रता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और कोशिका रस की सांद्रता बढ़ने से जो आसपास की जो सहायक कोशिकाएं होती है उससे जल किस में प्रवेश करता है, रंध्रों के अंदर। और रंध्र पहले किस स्थिति में थे, पिचकी हुई अवस्था में थे। पहले कौन सी अवस्था में थे, बंद अवस्था में थे, और बंद अवस्था में थे। और परंतु जब जल प्रवेश करता गया तो बाह्य भित्ति पर दाब उत्पन्न हुआ, बाह्य भित्ति पर दाब उत्पन्न हुआ तो जो आंतरिक भित्ति है वो इधर की तरफ किसकी, ये वाली इधर की तरफ किसकी, तो रंध्र क्या हो गए, बीच में से खुल गए। ठीक है भाई, ये थी रंध्र के खुलने की क्रिया। अब बताते हैं बंद करने की क्रिया। तो जेडी सायरे ने क्या बताया कि रात्रि के समय क्या होता है, ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है। रात्रि के समय आपको पता है पादप CO2 का उपयोग नहीं करता है, कम मात्रा में। तो जो CO2 होती है वो इसकी रंध्र की गुहा में क्या होती रहती है, एकत्र होती रहती है। रंध्र की गुहा में CO2 एकत्र होती रहेगी तो CO2 का मान बढ़ने से अब अपोजिट में क्या होगा कि CO2 का मान क्या होगा, अब रात्रि में बढ़ेगा। रात्रि में CO2 का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और CO2 का मान बढ़ेगा तो pH का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। pH का मान कम होगा तो जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ये जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट। ठीक है भाई, मतलब निष्क्रिय हो जाएगा एक प्रकार से। क्या हो जाएगा भाई, निष्क्रिय। और निष्क्रिय हो जाएगा तो ये स्टार्च को किस में बदलना बंद कर देगा, ग्लूकोज में बदलना बंद कर देगा। और ग्लूकोज में बदलना बंद कर देगा तो ये जो अपनी जो कोशिका होती है, कौन सी कोशिका, द्वार कोशिका, इस द्वार कोशिका की सांद्रता वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वापस क्या हो जाएगी, सांद्रता वापस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सांद्रता वापस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि कम कब हुई थी, जब हमने इसमें क्या घोल दिया था, ग्लूकोज घोल दिया था। सांद्रता बढ़ जाएगी, और सांद्रता बढ़ने से जो ग्लूकोज है वो किस में परिवर्तित होने लगेगा, मांड के अंदर या स्टार्च के अंदर परिवर्तित होने लगेगा। और धीरे धीरे जो अतिरिक्त जल है वो वापस किस में प्रवेश कर जाता है, सहायक कोशिकाओं में, या बाहर की ओर निकल जाता है, जिससे जो द्वार कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, या वापस पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। तो ये था अपना मांड शर्करा परिकल्पना, रंध्र के खुलने की पहला जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया, जेडी सायरे के द्वारा। ठीक है भी। और एक वैज्ञानिक और था लाइडे, उसने क्या किया था, इसका समर्थन किया था।
ठीक है भाई। तो ये था अपना पहला सिद्धांत, मांड शर्करा परिकल्पना। आगे हम कल और सिद्धांत देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और साथ में इसके क्या करिए, नोट्स भी तैयार करते रहिए। मतलब भाई रंध्र तो खुलता है और वापस जो दिन के समय जो क्रिया होती रहती है ये क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ग्लूकोज वापस स्टार्च में परिवर्तित हो जाएगा, तो जो रंध्र है उनसे जो अतिरिक्त जल है वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।